हेलो बच्चों, कैसे हो? सर मज़े में हैं। तो बच्चों देखिए, सिलेबस मेरा ख़त्म हो चुका है और दो सैम्पल पेपर मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, जो कि डॉक्टर विनोद कुमार, ऑथर ऑफ अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी, सर ने बनाए हैं और बहुत ही बेहतरीन पेपर हैं। जैसा कि आपने देखा टर्म वन के अंदर भी, कि अगर आप टर्म वन के पेपर को एनालिसिस करोगे तो जब आपने टारगेट टर्म वन पढ़ी, सारा पेपर मोस्टली उस बुक में से ही था। तो इस बार भी हम टारगेट टर्म टू की बुक हमने ले ली है और हम एक एक क्वेश्चन उसका मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, वर्कशीट की वीडियो दी है। तो बेटा आपसे मैं एक ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर आप अपनी वीडियो में बोलते नहीं हो कि चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि आप डिज़र्व करते हो सब्सक्राइबर के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेटा अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे बिना कहे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ऐसे ही मैं आपके साथ टर्म टू के पेपर आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो चलिए आज हम सैंपल पेपर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आप रीड करिए आप। हाँ सुमित बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। अब आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आ गया है, सैंपल पेपर नंबर 3। जैसा कि आपको बच्चों सैंपल पेपर में आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर भी इशू हो चुका है। अब ये जो पेपर है बिल्कुल उसके पैटर्न पे ही बेस है और आपका 2 घंटे का ये पेपर है और 40 मार्क्स का आपका ये पेपर है, जो कि सब्जेक्टिव है। तो आपसे एक मैं रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि सवालों का ऑडिट मत करिए। ऑडिट मतलब ये मत करिए मैंने देख लिया, हाँ ये ऐसे ऐसे, सवालों को हाथ से करिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको हाथ से लिखना है और कोविड की वजह से आप लोगों के हाथ जो है वो जंग लग चुके हैं। तो बेटा जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिना लिखे आपके नंबर आने वाले नहीं हैं। वहां पे डिप्रेस हो जाओगे। अभी आपको अपने जो स्कूल के प्री बोर्ड जो ऑफलाइन होंगे उसमें आपको अपनी हैसियत पता लग जाएगी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी वीडियो सब्जेक्टिव की बना रखी हैं। तो जाइए सतीश अकाउंट क्लासेस इस चैनल पर जाइए और उस चैनल को देखिए। देखिए अगर आपको नई वीडियो मिलती है तो आप मुझे पर्सनल कॉल करिए, वहाँ नंबर भी दिया हुआ है कि सर मुझे ये वीडियो नहीं मिल रही है, हो सकता है मैं आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दूँ। क्योंकि बेटा मैं वन मैन आर्मी हूँ, मेरे को सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, मेरे पास कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं है। तो आप मुझे जितना जितना मुझे सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और उतना मैं आपके लिए और काम करने के लिए तत्पर हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करना चाहेंगे। पेपर का पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि इसका पेपर का पीडीएफ कहाँ आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय विनोद वेलफेयर क्लब ऑन 31 मार्च 2021। क्राइटर ऑफ स्टेशनरी परचेज 1/4/20, 31/3/21। स्टॉक दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर 2021 पेमेंट मेड ₹2,01,600 टू द क्राइटर फॉर स्टेशनरी। Stationery purchase in cash during the year was 25% of total purchase of stationery. Calculate the stationery consumed during the year. अब आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि आपका स्टेशनरी कंज्यूम कितना हुआ। आपका सिलेबस भी पूरा हो चुका है और आपको अच्छे से पता भी है। तो आपको ये भी पता है कि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है। मुझे यहाँ पर ये बताना है कि डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा। और उसका सर हमें एक फार्मूला होता है, एक स्टेटमेंट बनती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अगर आपका कोई स्टॉक बिका नहीं है। तो आपका सवाल यहां पर खत्म हो जाता है। अब आपको देखिए आप कौन से ईयर में काम कर रहे हैं। आप ईयर में काम कर रहे हैं, पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप ईयर में काम कर रहे हैं 31 मार्च 2021, यानी कि आपका एंड एंड हो गया। ये क्या है? ये एंड की डेट है। अब आप देखिए ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका ओपनिंग क्रेडिटर। ये क्या होगा आपका क्लोजिंग क्रेडिटर। सर कैसे क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग होगा? आप डेट को नोट करिए, आप डेट को देखिए, उसके बाद यहां पर आपका ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो आपको मिल गया और मैंने आपको बताया था कि आपको कैश परचेज और क्रेडिट परचेज नहीं दे रखी होगी।
तो वहां आपको क्रेडिटर के बैलेंस दिए और नीचे कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो इसकी हेल्प से हम क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट से हम क्रेडिट परचेज निकालेंगे। फिर जब हमें क्रेडिट परचेज मिल जाएगी तो वी नो दैट द टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। हाँ सर, एक बार मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। एक बार आपने सवाल को दोबारा नोट करना है, दोबारा नोट कर लीजिए आप। हाँ सर, पेपर तो हमारे पास है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। ये है मेरा सैंपल पेपर नंबर 3, सैंपल पेपर नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर है 1। अब देखिए आपको पेपर में कैसे करना है। आप सबसे पहले लिखेंगे, सर किस चीज का देखता रहा, स्टेशनरी थी मेरी, ये क्या थी, स्टेशनरी थी। आप लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड, मेन आपका आंसर ये होगा, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ सर ये होगा, मैंने इसके नीचे अंडरलाइन लगा दी, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। यहां पर मैं अपना स्टेटमेंट लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एड कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एड क्रेडिट परचेज। बेटा बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। जो आपकी ये फिगर आएगी बेटा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। हाँ सर ये हमें अच्छे से पता है। अब आप जो जो आइटमें आ रही हैं उसे आप कॉपी पेस्ट करिए। सर कैसे कॉपी पेस्ट करें, ये देखिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 64 का, इधर देखिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 64 का, क्लोजिंग स्टॉक है 92,800 का। आप पहले इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, 64,000 एंड 92,400। 64,000 मैंने यहाँ लिखा, 64,000 और यहाँ ब्रैकेट में लिखा 92,800। हाँ सर ये है। अब आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अब देखेंगे इसके बारे में सवाल कुछ बोलता है कि नहीं बोलता। तो आप ये देखिए, आप ये देखिए, ओहो, आप ये देखिए, आपको लिखा है ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट दी है क्रेडिटर को, और स्टेशनरी परचेज आपको हिडन इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको एक अमाउंट दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो आप ये देखिए, आप एक क्रेडिटर अकाउंट बनाइए। क्रेडिटर अकाउंट में यहाँ पर आपको क्रेडिटर का पेमेंट दिया हुआ है, तो आप क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिटर अकाउंट से आपका क्रेडिट परचेज पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, ये देखिए मैं वर्किंग नोट में बना रहा हूँ, मैं वर्किंग नोट में बना रहा हूँ क्रेडिटर, ये मेरा वर्किंग नोट है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये मैंने बना लिया वर्किंग नोट में। मैंने यहाँ लिखा बाय बैलेंस बीडी। सर कितना था बाय बैलेंस बीडी, सर बाय बैलेंस बीडी था 48, देखिए 48 और 38,400, 48 और 38,400, 48,000 और 2 CD था 38,400। अब देखिए यहाँ पर आपने क्रेडिटर को पेमेंट दिया हुआ है। जब आप क्रेडिटर को पेमेंट देते हैं तो आपका क्रेडिटर कम होता है, क्रेडिटर कम होता है तो आपका डेबिट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, ये देखिए आपने क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करी है, 2,01,600 आपने पेमेंट दी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,01,600। हाँ सर लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर पता लगेगी। सर कैसे बैलेंसिंग फिगर पता लगेगी, हमें क्या सपना आएगा कि बैलेंसिंग फिगर है। आप ये देखिए, आप अच्छे से 2 साल हो गए आपको अकाउंट पढ़ते हुए, क्या बताइए इस लेजर का बैलेंस बराबर में आ रहा है क्या, क्या इस लेजर का बैलेंस बराबर में आ रहा है, नहीं सर। आप ये टोटल करके मुझे बताइए, टोटल करके मुझे सभी बच्चे कोई बताएगा कि कितना बैलेंस आ रहा है, मुझे बताइए सर, इधर का टोटल बताइए आप मुझे, जल्दी जल्दी मुझे करके बताइए कितना टोटल आ रहा है। कुछ अपने हाथ से भी करिए बेटा।
एक बच्चे का मैसेज आया, सर यहाँ पर क्रेडिट परचेज आ रही है। पहले तो मैं टोटल लिखता हूँ। टोटल आपका आ गया 2,40,000, 2,40,000। यहाँ पर आपकी एक बैलेंसिंग फिगर आ गई। सर बैलेंसिंग फिगर आ गई मेरी 1,92,000। 1,92,000 आपकी क्रेडिट परचेज आ गई। तो अब इस क्रेडिट परचेज को मैं यहाँ प्लेस करूँगा। 1 लाख क्रेडिट परचेज मिल गई मुझे 1,92,000। अब रही बात कैश परचेज की। अब कैश परचेज के बारे में मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है। कैश परचेज के बारे में मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये देखिए, स्टेशनरी परचेज कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑफ द टोटल परचेज। मैं यहीं पे से निकाल लेता हूं। ये देखिए आपको पता है टोटल परचेज इज इक्वल टू टोटल पी इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। होती है कि नहीं होती? हाँ सर होती है। आपको क्रेडिट परचेज टोटल परचेज को अगर आपने एक्स माना, कैश परचेज क्या था? टोटल परचेज का x बाई 4 दैट इज 25% टोटल परचेज प्लस क्रेडिट परचेज आपने फाइंड आउट कर ली। क्रेडिट परचेज आपने फाइंड आउट कर ली दैट इज 1,92,000। यहां से आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी। x की वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल टू टोटल परचेज। x की वैल्यू आ जाएगी, टोटल परचेज आ जाएगी, जो कि अमाउंट आपका निकल कर आएगा 2 लाख। x की वैल्यू आएगी 2,56,000। x की वैल्यू आएगी 2,50,000। उसमें से आप 192 माइनस कर दीजिए। 192 माइनस कर दीजिए। देखिए आपका कितना आ गया? 256 में अगर 192 गए, 2,56,000 में अगर 1,92,000 चले गए तो मेरा 64 का क्या आ गया? 64,000 की मेरी, आप इसे कॉपी भी कर लेंगे, 64,000 का मेरा क्या आ जाएगा? मेरी आ जाएगी कैश परचेज। तो मैं इसे यहां कॉपी पेस्ट कर दूं। आपने वर्किंग नोट नोट कर लिया होगा। ये देखिए मेरा यहां पर आ गया 64,000 मेरा। अब देखिए आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आपका आंसर आ गया। हाँ सर आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 64,000 प्लस 64,000, फिर दोबारा से प्लस, फिर 192 माइनस 92,800। तो आपका आंसर आया 227,200। 227,200 ये आपका आंसर आया 2,27,200। देखिए आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया और इस सवाल के अंदर काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपके कवर हो गए हैं। और देखिए मुझे इसको समझाने में 12 मिनट लग गए हैं। बेटा समझाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा, नहीं तो नहीं समझाऊंगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च 2021। गिव एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। हमें जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जनरल एंट्री का परफॉर्मा सर जो हमें बनाना नहीं आता, क्योंकि हम 11th में छोले देके पास हो गए, नकल मार के पास हो गए, तो जनरल का परफॉर्मा आपको आना चाहिए। आप सवाल को तरीके से करेंगे, परफॉर्मा करेंगे, क्योंकि जर्नल के साथ आपको एक आइटम होती है नरेशन, वो भी लिखनी होती है। वो आप लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, एक्स हैड गिवन ए लोन टू द फर्म 70,000 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट 65,000। देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको फंडामेंटल में ही बताया, इसका मतलब क्या होता है। यहां एक लैंग्वेज की बात करते हैं, लोन टू फर्म। एक होता है लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर जो होता है लायबिलिटी, ये क्या है? एक्स हैड गिवन है लोन टू फर्म। एक होता है लोन बाय पार्टनर, ये क्या होती है? आपकी लायबिलिटी होती है। और आया एक्स हैड गिवन ए लोन टू द फर्म, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोन टू द फर्म। ये भी आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। लोन बाय पार्टनर बोलो या लोन टू द फर्म बोलो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। यानी कि ये पैसा क्या था? ये पैसा मुझे देना था। और आपको पता है पार्टनर लोन डिसोल्यूशन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट बोलता है। हाँ सर,
अब यहां पर लोन एक्स हैड गिवन लोन टू द फर्म 70,000 एंड अंडरलाइन द वर्ड डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? आपकी नेगेटिव कैपिटल है। नेगेटिव कैपिटल का मतलब क्या है कि फर्म को आपको पैसा देना है। तो आप इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? आपने ये देखिए 70,000 रुपए आपने देने थे, 70,000 रुपए देने थे और 65,000 रुपए आपने लेने थे। 70 देना, 70 देने थे, 65 लेने थे, यानी कि अगर आप उसे 5,000 रुपए और दे दोगे तो आपका छुटकारा हो जाएगा। तो बेटा जब भी आपका पार्टनर का डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का और लोन बाय पार्टनर या लोन टू द फर्म होगा तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हो। तो आपकी इसमें जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अब दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सर, डिस्कस करने से पहले हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल एंट्री करनी है मुझे। मैं प्रॉपर जर्नल का परफॉर्मा बनाऊंगा, मैं प्रॉपर जर्नल का परफॉर्मा बनाऊंगा। जर्नल आप भी बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी, पार्टनर का नाम क्या था? सर पार्टनर का नाम था एक्स, एक्स की लायबिलिटी थी, तो हमारा क्या एंट्री बन जाएगी? सर बनेगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट। कितना था? 70,000 था। लायबिलिटी खत्म करने के लिए मैं इसे डेबिट करूंगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने से बराबर हो गया? 65 से बराबर हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव कैपिटल से थी, ये देना था, ये लेना था। हाँ सर, अब बाकी से हम कितने पैसे और देंगे? सर इसे 5,000 रुपये दो और इसका छुटकारा करो टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट एज द केस में बी। तो ये आपकी एंट्री आ गई। आप यहां लिखेंगे बीइंग एक्स लोन डिस्चार्ज। ज्यादा बड़ी लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप इसे नोट करिए। आप एक्स लोन डिस्चार्ज, हाँ सर नोट कर लिया। अब आ जाइए आप दूसरी एंट्री के ऊपर। दूसरी एंट्री में लिखा है एक्स हैड ए गिवन लोन टू द फर्म। 45,000 रुपए दे रखे थे, उसको देना था 45, लेना था 55। अब इससे 10,000 रुपये और मंगा लेंगे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट। नहीं सर लिख के दिखाओ आप, अभी आप कह रहे हो हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखिए आप, हम अपना जर्नल का परफॉर्मा बना रहे हैं यहां पर। आप ऐसे लिखेंगे द सेकेंड एंट्री इज एक्स लोन अकाउंट डेबिट, एक्स लोन अकाउंट डेबिट। सर कितना लिखना है? सर मैं तो भूल गया। एक्स लोन अकाउंट डेबिट 45 टू एक्स कैपिटल। कितना आ जाएगा? 55। अब आप देखिए आपकी 10,000 रुपये आपके कम आ रहे हैं, तो आप ये पैसा मंगा लीजिए इससे। क्या करोगे? आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 और लिखो बीइंग एक्स लोन सेटल्ड। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, आप इसे नोट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मैं पढ़ता हूं। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग profit in the ratio 5:3:2. Y decided to retire from the firm. Journal reserve appear in the books at 20,000. On the date of retirement of Y, goodwill of the firm was valued 1,20,000. The new profit sharing ratio decided among X and Z were 2:3. X and Z
wants to keep the general reserve in their balance sheet and adjustment was made for the same. Give the entry related to the goodwill and general reserve. तो देखिए बेटा, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर एक तो एंट्री करनी है हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, जो कि हमें होती है, सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, रिटायरमेंट और डेथ में सबसे ज्यादा गलती आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। तो आप देखिए आपका कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है, आप सबसे पहले उसके नीचे गोल अंडा लगा लीजिए, आप सबसे पहले उसके नीचे गोल अंडा लगा लीजिए, डेट इज 3/10, आपका 3/10 के लिए ये पार्टनर रिटायर हुआ है। और आपको देखिए यहां पर आपकी गुडविल की जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। आपकी जनरल एंट्री बनती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। हाँ सर, तो पहले डिस्कस करते हैं, हमें यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनानी है तो गुडविल की बनानी है, जनरल रिजर्व की बनानी है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, वो ये चाहते हैं कीप द जनरल रिजर्व इन देयर बैलेंस शीट, वो ये चाहते हैं कि हम बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व को दिखाए रखें। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं 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 करना है, हमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं 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 करना है। तो मुझे इन दोनों की ट्रीटमेंट की जनरल एंट्री मुझसे एग्जामिनर ने पूछी है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले सर गुडविल की जनरल एंट्री पहले कर लेते हैं, या जनरल रिजर्व की, जैसे आप देखो पहले हम गुडविल की एंट्री करते हैं। तो आप ये देखिए गुडविल ऑफ द फर्म कितना था, 1,20,000 था। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, वाई शेयर ऑफ गुडविल, क्या निकालूंगा, वाई शेयर ऑफ गुडविल, क्या निकालूंगा, वाई शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकालूंगा, ये देखिए वाई शेयर ऑफ गुडविल कितना निकलेगा बेटा, 1,20,000, 1,20,000 इंटू 3/10, दैट इज, ये तो मेरा आ गया गुडविल का हिस्सा। ये निकालने के बाद ये एंट्री किस में होती है सर, ये एंट्री होती है मेरी गेनिंग रेशियो में, ये एंट्री होती है मेरी गेनिंग रेशियो में। और यहां पर मुझे देखिए, यहां पर मुझे न्यू रेशियो दे रखी थी, यहां मुझे न्यू रेशियो भी दे रखी थी, ये देखिए मैंने ब्लू पेन से लिखा, ये मुझे न्यू रेशियो दे रखी थी। तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, जिसका फार्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हाँ सर, तो आप ये देखिए, अब हम, आपको सवाल समझ में आ गया, हाँ सर ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया। अब आ जाइए ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व के ऊपर। अब जनरल रिजर्व देखिए, जनरल रिजर्व आपकी बुक्स में कितना था सर, जनरल रिजर्व मेरी बुक्स में था 20,000 रुपए का। आप पहले बात को समझिए, जनरल रिजर्व मेरा 20,000 रुपए का था, हाँ सर था। अब वो ये एक्स और जेड ये कहते हैं कि भैया हम इसको अपनी नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, अगर हम इसे नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाते तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता कि नहीं होता पार्टनर में, हाँ सर बिल्कुल होता। तो बताइए इसमें वाई का शेयर कितना था, वाई शेयर ऑफ जनरल रिजर्व कितना था, वाई शेयर ऑफ जनरल रिजर्व कितना था सर, 6,000 रुपए था। ये जो कॉल है 6,000 रुपए की, जो जनरल रिजर्व नहीं बांटने की कॉल है, ये एक्स और जेड की है। भाई इसमें वाई का नुकसान क्यों कर रहे हो, भाई वाई को 6,000 रुपए दो ना, ये तो नक्का नक्की करो, इसको जाने दो। आप चाहते हो कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो कल को मान लो फर्म बंद होगी तो आप वाई का नुकसान थोड़ी ना कर दोगे आप। तो आप क्या करोगे, अब इस 6,000 को कौन कौन देंगे, इस 6,000 को कौन कौन देंगे सर, इस 6,000 को देंगे एक्स और जेड। किस रेशियो में देंगे सर, गेनिंग रेशियो में देंगे। सर किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे, क्योंकि इस 6,000 के मालिक वो बनने जा रहे हैं, यानी उनको 6,000 का फायदा होने जा रहा है। तो एक्स और जेड जैसे प्रॉफिट एक्वायर कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर का, इसी तरह उसका जनरल रिजर्व भी एक्वायर कर रहे हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो चलो अब मैं इस सवाल को सब्जेक्टिव तरीके से, आपको मैंने पूरा डिस्कस किया, अब क्या मैं इस सवाल को सब्जेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ सर करिए, इजाजत है, ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे इजाजत दी। तो चलिए हमने सवाल को डिस्कस कर लिया, एक बार आप सवाल को रीड कर लिया आपने। ओहो ये क्या हो गया, ये कंप्यूटर बाबा जी क्यों चले जाते हैं बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है 3, मैं आंसर कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, फिर मुझे बनानी है जर्नल एंट्री। बेटा इतना आराम आराम से कराने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आया तो बताओ, आप ही कोई एडवाइस करिए कि सर और किस तरीके से समझा सकता हूं मैं वो तरीका अडॉप्ट कर लूंगा। मैं हमेशा आपको
आपके साथ, विद यू, फॉर यू, ऑलवेज। एक दिल्ली पुलिस का स्लोगन है, दिल्ली में रहता हूं मैं तो दिल्ली का एक स्लोगन है, दिल्ली पुलिस विद यू फॉर यू ऑलवेज। तो इसी तरह मेरा भी ये स्लोगन है, विद यू फॉर यू ऑलवेज, 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज। अब ये मत कहना सर घंटों में भी कैलकुलेट कर दो, इतनी कैलकुलेशन नहीं आती मेरे को पर्टिकुलर। तो सबसे पहले हमने सवाल को शुरू करा। सबसे पहले अब मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट बनता है। एक्स, वाई, जेड, 3 पार्टनर थे। हाँ सर 3 पार्टनर थे। इनकी रेशो थी 5:3:2। सर मैंने लिख ली 5:3:2। और गुडविल ऑफ द फर्म थी, गुडविल ऑफ द फर्म थी मेरी 1,20,000 रुपये। और मैंने आपको बोला जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उससे पहले गोलंडा लगा लो। तो वाई शेयर ऑफ गुडविल क्या हो गई, वाई शेयर ऑफ गुडविल हो गई सर, आपने निकाल लिया था 1,20,000, 1 लाख, हाँ, इंटू 3/10 दैट इज 36,000। अब यहाँ पर मुझे न्यू रेशो दे रखी है, क्या मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अब गेनिंग के लिए मैं चेक करूंगा कि क्या मुझे न्यू रेशो दे रखी है, क्या मुझे न्यू रेशो दे रखी है किसकी, एक्स और जेड की निकालनी है। सर चेक कर लेता हूं मैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मुझे न्यू रेशो दे रखी है 2:3, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5। तो देखिए मैंने यहां लिखा 2/5, 3/5 माइनस 5/10 माइनस 2/10। ये रेशो क्या आ गई आपकी, ये रेशो आपकी क्या आ गई सर, ये रेशो आ गई मेरी 10 एलसीएम आ गया, 5 दूनी 10, 10 माइनस, सॉरी 4 माइनस 5 माइनस 1/10। ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा सेक्रीफाइस हो गया। पहले मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करता हूं। ये क्या आ गया, ये आ गया 10, ये आ गया 10, हाँ सर 10 आ गया। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये आ गया 4/10। ये गेन आ गया। इसका मतलब ये है कि बेटा जेड की, सॉरी वाई की रिटायरमेंट के टाइम पर, वाई की रिटायरमेंट के टाइम पर सिर्फ 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 ओनली 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 जेड गेन कर रहा है, और उसके जाने से, वाई के जाने से बेचारे को, एक्स को नुकसान हो रहा है। तो आपको पता है, मैंने आपको गुडविल ट्रीटमेंट बताया था कि जब आप गेनिंग न्यू रेशियो दे रखी होगी तो आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो में अगर कोई नेगेटिव आ जाता है, न्यू माइनस ओल्ड, तो वो सेक्रीफाइस हो जाती है। तो वहां पर आपका चैप्टर 4 एक्टिव हो जाता है, जबकि आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ती है, दैट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस, जो हमने चैप्टर 3 में देखा। यहां पर देखिए, यहां पर एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अब जेड जो है एक्स को भी कंपनसेट करेगा बाय वे ऑफ गुडविल। तो आप देखिए अब आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पहले आप इसे कॉपी करिए, आप इसे कॉपी करिए आप। तो पहले मैं गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। देखिए अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये मैंने जर्नल एंट्री बनाई। एक जर्नल एंट्री मैं अलग अलग भी बना सकता हूं, एक बार भी बना सकता हूं। तो देखिए मैं अगर अलग अलग बना के सिखाता हूं तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई, सॉरी 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 जेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यही गेन कर रहा था, ये मैं ट्रीटमेंट गुडविल का बता रहा हूं। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये जो 36,000 आया ये कौन देगा, ओनली 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 जेड देगा। इसके साथ आपकी एक जर्नल एंट्री और पास होगी फर्स्ट के साथ, वो क्या होगा, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। सर ये एंट्री आपने क्यों बनाई, क्योंकि आपने देखा कि यहां पर एक्स भी सेक्रीफाइस कर रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड जो है वो ज्यादा गेन कर रहा है। तो आपको पता है ये एंट्री आप कैसे बनाते हो, सर ये एंट्री आपको पता है कैसे बनाते हैं। यहां पर आप ये देखिए, मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये कितना गेन, कितना सेक्रीफाइस कर रहा था। ओहो तू कहां जा रहा है, ये देखिए ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। हाँ सर 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, गुडविल ऑफ द फर्म,
ये हम एडमिशन में कर चुके थे, यानी कि 12,000 रुपये की एंट्री आपकी और पास होगी, आपकी 12,000 रुपये की एंट्री और पास होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी, ये हमने एडमिशन में भी ऐसे सवाल कर रखे हैं। तो देखिए जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 12,000 12,000। तो देखिए ये आपकी दो एंट्रियां बन गई हैं। आप इसकी जगह एक कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं, इन दोनों एंट्रियों को जोड़कर आप एक कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं, जो आपकी बनेगी, मैं यहां लिख रहा हूं, जेड अकाउंट डेबिट, सॉरी जेड अकाउंट डेबिट, जेड डेबिट टू वाई टू एक्स। जेड कैपिटल टोटल कितने से हो रहा है सर? 48,000 से हो रहा है, 48 से हो रहा है, 36 इसको गए, 12,000 इसको गए। बताइए आप कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए आपको ये एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? सर ये तो समझ में आ गया, अब जर्नल रिजर्व का कैसे करेंगे? हाउ टू ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व इफ जर्नल रिजर्व इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसके साथ एक टेंशन तो ये आपने बढ़ाई बढ़ाई, दूसरी टेंशन माथे पे एक और आ गई कि भाई एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। ये तो मतलब वो हो गया कि भैया सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो क्या सर इतना मुश्किल सवाल पेपर में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? दैट इज पार्ट योर सिलेबस, और टारगेट तो बनी इसीलिए है, अनदेखी बनी इसीलिए है मेरी। और अगर मान लो ये सवाल पेपर में आ गया और आपने इस तरह का सवाल नहीं किया होगा, तो मैं आपको श्योर शॉट कह रहा हूं बेटा, वहां सवाल नहीं अटेम्प्ट होगा। आप अंधेरे में ही लठ मारते रहोगे कि भाई करूं तो करूं क्या। अब इसको हम जर्नल यानी कि बनिया बुद्धि से समझते हैं हम इसको, एक बात को। अब आप ये देखिए सर, बनिया बुद्धि क्या लगेगी आपकी? इधर देखिए, मुझे आप ये एक चीज बताइए, अगर आप चीज समझना चाहते हैं मेरे साथ। ओहो ये क्या था? हाँ, मेरे साथ अगर एक चीज समझना चाहते हैं तो पहले ये बताइए कि जर्नल रिजर्व कितना था आपका बुक्स में? जर्नल रिजर्व कितना था सर? बुक्स में जो मेरा जर्नल रिजर्व था, आप बात को समझिए, जर्नल रिजर्व जो था वो मेरा 20,000 रुपए का था। जर्नल रिजर्व कितना था मेरा? 20,000 रुपए का जर्नल रिजर्व था। हाँ सर था। देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब कुछ समझ आ गया। जर्नल रिजर्व मेरा 20,000 रुपए था, और इनकी जो रेशो थी वो 5:3:2 थी। हाँ सर थी। हमने कहा कि एक्स वाई जेड ये रिटायर हो रहा है 3/10 के लिए, तो 20 का 3/10 भाई ये 6,000 रुपए मुझे देने हैं उसको, 6,000 रुपए मुझे वाई को देने हैं। ये वाई को कौन देगा? एक्स और जेड देगा। किस रेशो में देगा सर? गेनिंग रेशो में देगा। ये बात डिसाइडेड थी कि नहीं थी? हाँ सर ये गेनिंग रेशो में देगा, ये डिसाइडेड है। पर यहां तो एक और भसुड़ी पड़ गई कि यहां पर एक्स तो क्या कर रहा है, हाय हाय, एक्स तो यहां पर क्या कर रहा है? एक्स तो यहां क्या कर रहा है? ओहो, एक्स तो यहां सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्या होगा इसका? तो क्या जनरल रिजर्व का सारा पैसा, क्या जनरल रिजर्व का सारा पैसा, क्या जनरल रिजर्व का सारा पैसा फ्यूचर में जेड गेन कर जाएगा? हाँ बेटा गेन कर जाएगा। तो ये जेड को जेड ही सारा पैसा देगा, और उसके साथ एक और मुसीबत लेगा जेड, क्योंकि फ्यूचर के अंदर वाई के जाने से एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। हाँ सर ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? देखिए पहली बात तो जनरल एंट्री ये बनेगी, फिर दोबारा से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये आपकी स्क्रीन पर जनरल एंट्री आ गई, देखिए यहां आ गया जनरल रिजर्व। हाँ सर आ गया। तो यहां पहले मैं जनरल रिजर्व की एंट्री करता हूं। इधर देखिए मैं जनरल रिजर्व की एंट्री करता हूं। जो जनरल रिजर्व मुझे बताना है वो क्या था, मेरा एंट्री होगी मेरी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। हाँ सर ये तो एंट्री बनेगी। मैंने आपको बोला जो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये गेनिंग में बनेगा। यहाँ गेन कौन कर रहा है? सिर्फ सर जेड कर रहा है। तो ये जेड बेचारा जो है, बेचारा तो नहीं कहूंगा, बेचारा तो बेचारा एक्स है। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये ये जनरल रिजर्व की एंट्री बनेगी कि जेड वाई को दे देगा 6,000, भाई तू तो जा। अब बसूड़ा ये हो गया कि भाई जनरल रिजर्व के अंदर में जो गेनिंग पार्टनर था उसमें एक पार्टनर सेक्रीफाइस है, तो आपको फिर वही कंपनसेशन एंट्री बनानी पड़ेगी। तो वो एंट्री क्या बनेगी? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन कर रहा था? एक्स कर रहा था। अब ये अमाउंट आप कैसे निकालोगे? वो कितना कितना कर रहा था बेटा? 1/10 कर रहा था, 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा था। और उसका 1/10 का मुझे बताइए
1/10 वो जो सेक्रीफाइस कर रहा था, वो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपका जर्नल रिजर्व बुक्स में कितना था बेटा? 20,000 की कहानी थी, 20,000 का कितना आ जाएगा? 2,000 रुपए। इस केस में आपको y, इस केस में जो z है वो x को देगा 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। तब जाके बच्चों आपका ये सवाल कंप्लीट होगा। देखिए इस सवाल के अंदर गुडविल ट्रीटमेंट भी आ गया, यानी कि एक सुनार की, कहते ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो दिस सम्स इज एक लोहार की 100 सुनार की। देखिए एक एक सवाल इतना बढ़िया। अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर आप अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी के जो सैंपल पेपर डॉक्टर विनोद सर बना रहे हैं, अगर वो आप पेपरों से पहले 200-200 सवाल किसी से नहीं होते, अगर आप ये 5-7 जो भी सैंपल पेपर वो आएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा अच्छे से, अगर आप इतना करके, तो मैं श्योर कह सकता हूं कि आपके 40 on 40 नंबर आना मुमकिन नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए आपका ये भी सवाल हो गया आपका। और देखिए वीडियो बेटा कितनी बड़ी बन गई है ये 3 सवाल में मुझे 36 मिनट लग गए हैं, पर मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पर अगला सवाल लेकर आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। सर ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, हमने 3 सवाल कर लिए हैं, तो प्लीज़ आप यहीं पे ही आज क्लास बंद कर दो, हम थोड़ी घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आपसे देखी नहीं जाती। तो अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कराऊंगा। थैंक यू बच्चों।